जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में CAPF और असम राइफल्स के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर मणिपुर से है, जहां एक बार फिर हिंसा की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। मणिपुर के सेनापति जिले में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में एक CRPF जवान घायल हो गया। इसके साथ ही कई घरों को आग के हवाले किए जाने की भी खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले तड़के करीब 2:30 पर कांकोपी जिले के तौफो कुकी गांव में एक घर में आग लगाई गई। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे सेनापति जिले के नागा ताफो इलाके में कई घरों को जला दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद सुबह करीब 9:20 पर दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें CRPF का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को सेनापति जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक जवान अब खतरे से बाहर है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। वहीं सेनापति में आगजनी की घटनाओं के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया। सेनापति गेट के पास लोगों ने लकड़ियों और टायर जलाकर नेशनल हाईवे 2 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित की। अब बड़ी खबर लद्दाख से आ रही है। लद्दाख में CRPF और RAF की कुल 12 कंपनियों की तैनाती की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इसे तैनात करने की मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक इनमें 10 कंपनियां CRPF की और 2 कंपनियां RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की होगी। यह तैनाती 31 अगस्त से 30 सितंबर तक यानी करीब 30 दिनों के लिए प्रस्तावित है। लद्दाख प्रशासन की ओर से केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था और इसमें मुख्य वजह कानून व्यवस्था बनाए रखना बताई गई। अब यह सवाल यह है कि अचानक लद्दाख में केंद्रीय बलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी कोई विस्तृत आधिकारिक वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि अगले महीने लद्दाख में कई महत्वपूर्ण बैठकें और कार्यक्रम प्रस्तावित है। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पिछले साल हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों को वापस लेने सहित कई मांगे उठा रहे हैं। वहीं लेह एपेक्स बॉडी ने सितंबर को शहीद महीने के तौर पर मनाने की घोषणा की है। ऐसे में CRPF और RAF की अतिरिक्त कंपनियों को कानून व्यवस्था की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब खबर रिटायर्ड CAPF जवानों और कर्मचारियों के आंदोलन से जुड़ी हुई। 12 नवंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड जवान भूख हड़ताल करने की तैयारी में है। ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले यह आंदोलन प्रस्तावित है। एसोसिएशन का विरोध केंद्र सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 को लेकर है। संगठन की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS की बहाली भी शामिल है। इसके अलावा CAPF में डेप्यूटेशन पर आने वाले IPS अधिकारियों की भूमिका और बढ़ते वर्चस्व का भी विरोध किया जा रहा है। एसोसिएशन के सचिव रणवीर सिंह का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से लंबे समय से सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है। एसोसिएशन का दावा है कि नए कानून के तहत CAPF में वरिष्ठ पदों पर IPS अधिकारियों की नियुक्ति की कानूनी अधिकार मिल चुका है। उनके अनुसार कुल IG पदों में 50% पद IPS अधिकारियों के लिए, जबकि कम से कम 67% ADG पद डिप्यूटेशन पर आने वाले IPS अधिकारियों से भरे जाने का प्रावधान है। साथ ही स्पेशल DG और DG के पदों को लेकर भी IPS कैडर का प्रावधान बताया गया। रिटायर्ड जवानों और अधिकारियों का आरोप है कि इससे CAPF के अपने कैडर अधिकारियों के प्रमोशन के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई की। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक कथित PLA उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान थियम बोएचा सिंह उर्फ बालिन के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 28 वर्ष बताई गई और वह PLA का स्वयंभू कैप्टन बताया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर 4 लाख रुपये का इनाम घोषित था। असम राइफल्स को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद थौबाल जिले के उसाई कोपी इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसकी पहचान की पुष्टि की गई और अधिकारियों के मुताबिक वह NIA द्वारा वांछित था। उस पर 13 नवंबर 2021 को चूरा चांदपुर में हुए घात लगाकर किए गए हमले से जुड़े होने का आरोप भी है। गिरफ्तार आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मणिपुर पुलिस को सौंप दिया गया है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फजिल्का बॉर्डर स्थित BSF बॉर्डर आउटपोस्ट मौजौम बेस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने BSF जवानों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। राज्यपाल ने जवानों को फल और मिठाइयों भी भेंट की और एक पौधा लगाया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों के बावजूद देश की सीमा की सुरक्षा में BSF के योगदान की सराहना की। इस मौके पर BSF के अधिकारियों ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इसके बाद राज्यपाल फलिजका के असवाला वार मेमोरियल आयोजित राखी सरहद के नाम कार्यक्रम में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में आसपास के इलाकों में
महिलाओं ने बीएसएफ के करीब 1100 जवानों को राखी बांधी और मिठाइयां वितरित की। राज्यपाल ने जवानों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। अब एक बेहद दुखद खबर सीआरपीएफ से आ रही है। भदोही के सीआरपीएफ जवान ब्रिजेश मौर्य का ट्रेनिंग के दौरान निधन हो गया। ब्रिजेश मौर्य भदोही के सूर्यावा थाना क्षेत्र के कसियापुर गांव के रहने वाले थे और हाल ही में सीआरपीएफ में चयनित हुए थे। जानकारी के मुताबिक वह ट्रेनिंग के छठे महीने में थे। ट्रेनिंग के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। सोमवार को उनका पार्थिव शरीर जब पैतृक गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन उमड़ पड़े। पूरे गांव में शोक का माहौल था। सीआरपीएफ जवानों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे समेत प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी अंतिम यात्रा में पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। एक युवा जिसने देश सेवा का सपना लेकर सीआरपीएफ ज्वाइन किया था, उसका इस तरह असमय चले जाना परिवार और पूरे क्षेत्र के लिए बेहद पीड़ादायक है। पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से शहीद दिवंगत जवान के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। अब खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। यह मामला एक बीएसएफ जवान के परिवार से जुड़ा हुआ है। बीएसएफ जवान की पत्नी ने 3 लोगों पर लाखों रुपए का प्लॉट हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़िता रूमा देवी ने आरोप लगाया कि उन्हें करीब 100 गज की प्लॉट 9 लाख रुपए में दिलाने का भरोसा दिया गया था। परिवार की ओर से भुगतान कर बैनामा भी कराया गया, लेकिन बाद में जब प्लॉट पर मकान बनाने की बात आई तो कथित तौर पर ना तो प्लॉट दिखाया गया और ना ही पैसे वापस किए गए। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने प्लॉट के बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें धमकी भी दी गई। एसएसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की और आगे कार्रवाई की जा रही है। ध्यान रहे, यह मामला फिलहाल आरोप और दर्ज रिपोर्ट के स्तर पर है। आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगी। और अब आखिरी खबर आ रही है सीएसएफ से, जो कि गर्व भरी है। सीएसएफ के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और बल का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर के सीएसएफ खिलाड़ी लीसाराम नेंचोवा मेथई की। उन्होंने बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 39वीं स्पेक्ट्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 द किंग्स कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मेन हुप इवेंट में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल की। यह उपलब्धि सीएसएफ और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। वहीं सीएसएफ की एथलीट सानिया खान ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की शामली की रहने वाली सानिया खान ने सेकेंड वियतनाम ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही उन्होंने 8th एशियन ताइक्वांडो इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप 2026 में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। सीएसएफ की ओर से सानिया खान, उसके कोच और सपोर्ट टीम को इस शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। इन खिलाड़ियों की उपलब्धियां ये दिखाती है कि सीएपीएफ के जवान सिर्फ देश की सुरक्षा में नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी भारत का तिरंगा पूरी शान से लहरा रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों को पैरामिलिट्री न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, ये थी सीएपीएफ और असम राइफल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और सीएपीएफ से जुड़ी हर खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो पैरामिलिट्री न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने साथी जवान तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।